बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैद रिहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद उसैद। बच्चों, हमारी एमडी कैट रिव्यू क्लासेस जो बायो की हमने शुरू की हुई है, उसमें जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके अंदर हमारे एम कैट में 3 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 12 पीटीबी का डाइजेशन वाला, उसके अलावा चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। आज हम पीटीबी का चैप्टर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं और दूसरी बुक्स के अंदर भी ये चैप्टर है जिसका नाम है डाइजेशन। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो है डाइजेशन इन प्लांट्स का, यानी कि प्लांट्स के अंदर भी डाइजेशन होती है एंजाइम्स के जरिए। मगर कौन से प्लांट्स के अंदर? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर। अच्छा बच्चों, सबसे पहले कार्निवोरस प्लांट्स हैं हमारे इस पोर्शन के अंदर। कार्निवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं। बेसिकली हमारे पास फूड को ऑब्टेन करने की 2 ही क्लासेस हैं, ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो खुद अपनी खुराक बना सकते हैं, एंड हेटेरोट्रोफ्स आर दोज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोफ्स। प्लांट्स जो होते हैं वो होते ही ऑटोट्रोफ्स हैं, मगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर होंगे जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को या कार्निवोरस प्लांट्स को इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है और एंजाइम से डाइजेस्ट करना पड़ता है ताकि वो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें और इस तरह उनकी जो ग्रोथ है वो तेज हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दे आर ऑटोट्रोफ्स, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, मगर जब ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं तो इनकी ग्रोथ जो है वो रैपिड हो जाती है, इनकी ग्रोथ तेज हो जाती है। दे लिव इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया कि वो उस जगह पे ये प्लांट्स होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की मिकदार कम हो, क्योंकि उसी जगह पे इनको इंसेक्ट्स को ट्रैप करने की जरूरत पड़ेगी ताकि ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करें और उनसे नाइट्रोजन लें। ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स। कुछ पौधों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, और ज्यादातर के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। बच्चों, हमारी बुक्स के ऊपर जो 3 प्लांट उसने दिए हुए हैं, नंबर 1 पिचर प्लांट दिया हुआ है, नंबर 2 वेनस फ्लाईट्रैप दिया है, नंबर 3 सैंडड्यू दिया है। इनके आपके साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। इसका पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है सेरासिनिया प्यूप्यूरिया। सेरासिनिया प्यूप्यूरिया होता क्या है? लीव्स मॉडिफाइड इनटू अ सैक लाइक पिचर। एक थैली सी होती है जो कि एक पिचर का काम करती है। थैली सी होती है, पिचर का काम करती है। जो एंड लीव होता है ना, आखिरी पत्ता जो होता है वो तकरीबन एक हुड का काम करता है, एक ढकने का काम करता है, ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए उस पिचर को, उस थैली को। अच्छा, और वो जो पिचर होती है इट इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। उसके अंदर आधा पानी होता है, यानी कि बच्चों ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर प्रिवेंटेड टू क्लाइंब बाय स्टिफ हेयर्स। क्या क्या होगा? एक पिचर होती है थैली जिसके अंदर आधा पानी भरा होता है और स्टिफ हेयर्स होते हैं। स्टिफ हेयर्स, इन हेयर्स की वजह से जो इंसेक्ट्स एक दफा आ गए उसके अंदर वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, और जैसे ही इंसेक्ट उस थैली के अंदर आ गया तो वो थैली का जो ढकना होता है या उसका वो हुड होता है वो ऐसे करके बंद होना शुरू हो जाता है, और इस तरह जो इंसेक्ट्स होंगे वो ट्रैप होंगे और एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट हो जाएंगे। ये तो था पिचर प्लांट। नंबर 2 वेनस फ्लाईट्रैप। वेनस फ्लाईट्रैप बच्चों बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 जो लीफ है ना वो ऐसे पाए जाते हैं और उनके दरमियान की जगह को मिडरिब कहते हैं। 2 लीफ ऐसे, उनके दरमियान की जगह को मिडरिब कहते हैं। ऐसे करके ना मेरी उंगलियों की तरह लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल होते हैं, कांटे होते हैं, तकरीबन बड़े बड़े से कांटे होते हैं। जैसे ही किसी इंसेक्ट ने आया, कोई इंसेक्ट आया, उसने आके इस मिडरिब को छुआ, इस मिडरिब को, तो ये प्लांट ऐसे करके बंद हो जाएगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा। ये चूहे तक को पकड़ सकता है बच्चों, ऐसे करके। साइज पर डिपेंड करता है, अगर प्लांट का साइज बड़ा है तो वो चूहों को भी पकड़ सकता है, यानी कि जैसे ही इंसेक्ट इधर आगे लगा तो ऐसे करके बंद हो जाएगा और एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे और इस तरह उसकी डाइजेशन हो जाएगी। इसका साइंटिफिक नेम है डायोनिया मुस्काइबुला। ये आपने याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लीफ इज बाइलोब। 2 लोब होते हैं लीफ के विद अ रो ऑफ लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स। कांटे नुमा ब्रिस्टल्स होते हैं लीफ के एंड पर या मार्जिन पर। अच्छा, इंटरलॉक्ड अपॉन टच ऑफ इंसेक्ट। जैसे ही कोई इंसेक्ट मिडरिब को छुएगा तो वो बंद हो जाएंगे।
नंबर 3 है सन ड्यू। सन ड्यू का जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। सन ड्यू क्या होता है? टाइनी लीव्स होते हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं। हेयर लाइक टेंटिकल्स के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट टाइप से ग्लैंड्स नजर आएंगे सन ड्यू के टिप्स, लीव के टिप्स के ऊपर। तो वो ग्लैंड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स की तरफ। जैसे ही प्लांट इंसेक्ट की तरफ आएगा, उन ग्लैंड्स की तरफ आएगा जो कि दिखने में बड़े अट्रैक्टिव थे, तो जो इंसेक्ट होगा वो आगे उन ग्लैंड से चिपक जाएगा और फिर उतरने की कोशिश करेगा, मगर वो उतर नहीं सकेगा। इतनी ही देर में एंजाइम्स आएंगे और वो इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट कर देंगे। ये है सन ड्यू का काम। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया हमारा प्लांट्स का पोर्शन जो कि बहुत थोड़ा सा था। आगे हम शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन क्या होता है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। बच्चों, डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ कंप्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि कंप्लेक्स कंपाउंड को या नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजिबल स्टेट के अंदर लेके आना, ताकि वो हमारे सेल्स के अंदर डिफ्यूज कर सके, हमारे सेल के अंदर एंटर हो सके। उस स्टेट के अंदर लेके आना या कंप्लेक्स कंपाउंड को सिंपल स्टेट के अंदर लेके आना, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। इसके मुकाबले में कुछ और टर्म्स भी है हमारे पास। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी, और इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब होता है जी एक्सक्रीट कर देना बॉडी से किसी भी वेस्ट को। अच्छा बच्चों, डाइजेशन की दो तरह की टाइप्स हैं। डाइजेशन दो तरह की होती है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जिसके अंदर फूड एंटर्स इनटू अ सेल, सेल के अंदर एंटर हुआ फूड और सेल के अंदर उसकी डाइजेशन हुई एंजाइम्स की मदद से। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि जो फूड है वो हमारी गट कैविटी या किसी ल्यूमेन के अंदर, किसी खाली जगह के अंदर एंटर हुआ और जो सेल्स थे उन्होंने अपने एंजाइम्स बाहर की जानिब रिलीज किए, बाहर की जानिब उस गट में या ल्यूमेन में अपने एंजाइम रिलीज किए, जहां पर क्या था? फूड। उस गट या ल्यूमेन में अपने एंजाइम रिलीज किए और उस फूड की डाइजेशन होगी। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और हमारी बॉडी के अंदर जिस डाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जिसमें हमारे पास ल्यूमेन के अंदर, कैविटी के अंदर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर फूड होगा, वहां पर एंजाइम्स आएंगे और वो उसकी डाइजेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT is basically a long coiled tube which starts from mouth and ends at anus. मुंह से शुरू होकर एनस तक जाती है ये ट्यूब। इसकी लेंथ जो होती है वो तकरीबन 9.1 मीटर या 30 फीट होती है। इतनी लंबी ये कैनाल होती है। अच्छा बच्चों, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो है एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स और जीआईटी मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी, हमारा मुंह, ये सारी ओरल कैविटी भी कहते हैं, ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, जो कि 25 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग कोल्ड ट्यूब होती है। उसके बाद स्टमक, हमारा मैदा, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे, डोडेनम, जीजिनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के इसी तरह 4 पार्ट लिखे हैं फेडरल ने, मगर हमारी बुक 3 डिस्कस करती है। 4 कैसे होंगे? 4 होते हैं जी, सीकम, उसके बाद कोलन, उसके बाद सिग्मोइड कोलन और फिर रेक्टम। अगर 3 को देखें फिर सिग्मोइड कोलन को हटा दें आप और रेक्टम सिर्फ। जो पेरिस्टाल्सिस होती है वो सिग्मोइड कोलन तक होती है, इससे आगे पेरिस्टाल्सिस नहीं होती। इससे आगे डेफिकेशन रिफ्लेक्स होती है जो कि फीसिस को एक्सक्रीट कर देती है बॉडी के अंदर से। अच्छा बच्चों, इसी तरह एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनमें हमारे पास 3 है। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स का मतलब है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प आउट करेंगे, असेस करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, उनको एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनमें हमारे पास टीथ है, हमारी जुबान है, सिलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, जो कि एंजाइम्स भी रिलीज करेंगे, सॉल्ट्स भी रिलीज करेंगे और इमल्सिफिकेशन भी करेंगे फूड की। अच्छा बच्चों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक लॉन्ग कोल्ड ट्यूब है जिसकी जो लेंथ है
वो 9.1 मीटर या 30 फीट है, मुंह से शुरू होगी और एनस तक जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की हमारी बुक के मुताबिक 3 मेजर लेयर्स, जिनमें फर्स्ट वन इज इंटरनल म्यूकोसा, सेकंड वन इज मस्क्यूलरिस, थर्ड वन इज एक्सटर्नल सिरोसा। अच्छा बच्चों, फेडरल की बुक कहती है कि जो लेयर्स हैं ये 3 नहीं है, वो कहती है एक चौथी लेयर भी है। उस चौथी लेयर को वो नाम देते हैं जी सब म्यूकोसा। ये भी आप कह सकते हैं, अगर फेडरल में पूछा जाए तो 4 लेयर्स होती हैं, सब म्यूकोसा भी होती है। अच्छा, इंटरनल म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की। उसके बाद मस्कुलरिस होती है। मस्कुलरिस के अंदर 3 तरह के मसल्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ओब्लिक मसल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे और सर्कुलर स्मूथ मसल्स होंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल सिरोसा है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और आउटसाइड होती है, सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसको सिरोसा कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि डाइजेशन कहां कहां होती है। हमारे पूरे जिस्म के अंदर सिर्फ 3 जगहों के ऊपर डाइजेशन होती है। फर्स्ट वन इज ओरल और ब्यूकल कैविटी, सेकंड वन इज स्टमक एंड द थर्ड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने ये जो टेबल बनाया हुआ है, इसके अंदर दूसरी तरफ मैंने दूसरे कॉलम के अंदर केमिकल डाइजेशन और तीसरे कॉलम के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन लिखा है। यानी कि ये पार्ट्स हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के। और यहां पे मैंने डाइजेशन की 2 और टाइप्स लिखी हैं, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। ओरल कैविटी के अंदर जो केमिकल डाइजेशन होगी ना, केमिकल डाइजेशन कौन सी होगी? केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होगी जो एंजाइम्स की मदद से या सॉल्ट्स की मदद से होगी। मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होगी जो मसल्स की मदद से या हमारे टीथ की मदद से, यानी कि हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स की मदद से जो डाइजेशन होगी वो मैकेनिकल डाइजेशन होगी, जिसमें कोई एंजाइम्स ना हो, कोई सॉल्ट्स ना हो। अच्छा बच्चों, ओरल कैविटी के अंदर सलिवरी एमिलेज एक एंजाइम होगा जो कि एक्ट करेगा स्टार्च के ऊपर। इसके अलावा मैकेनिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में कैसे होती है? मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग। जो हमारे दांत हैं वो मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग करते हैं, खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, उसको चुबाते हैं अच्छी तरह। नंबर 2 पे हमारे पास डाइजेशन होगी स्टमक में। स्टमक में हमारे पास होता है गैस्ट्रिक जूस जो कि मेनली प्रोटीन की डाइजेशन करता है। और मैकेनिकल डाइजेशन वहां होगी चर्निंग बाय मसल्स। बच्चों, जो मस्कुलरिस है ना, उसके अंदर जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं और ओब्लिक मसल्स हैं वो चर्निंग करते हैं, यानी कि खुराक को मिलाते हैं, आपस में पीसते हैं। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। चर्निंग करते हैं खुराक को गैस्ट्रिक जूस के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन कैरी आउट हो सके। तीसरी जो हमारे पास डाइजेशन होगी वो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस होगा। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक के हर मॉलिक्यूल की डाइजेशन होती है एक्सेप्ट सेलुलोज। सेलुलोज की डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती क्योंकि आवर बॉडी लैक्स सेलुलेज एंजाइम, इसलिए सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूस होंगे जो केमिकल डाइजेशन करेंगे। और मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगी? इमल्सिफिकेशन होगी। जो कुछ सॉल्ट्स होंगे ना बच्चों, सॉल्ट क्या करेंगे? वो फैट के ऊपर एक्ट करेंगे और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। इसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो गुजरने में भी आसानी होती है उनकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। और दूसरी बात, अगर तो उनका सरफेस एरिया स्मॉल है तो एंजाइम्स अच्छे तरीके से उनके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। इमल्सिफिकेशन का फायदा यही है। अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं अपने पहले पोर्शन के साथ। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का पहला पोर्शन ओरल कैविटी। इसको हम ओरल या ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय टीथ, चीक्स, लिप्स एंड पैलेट। दांतों के साथ, हमारी जुबान के साथ, और ये आपने ऊपर जो हमारे माउथ की रूफ है, छत है हमारे मुंह की, उसको कहते हैं पैलेट। ये जो है ना, जो आपकी जुबान के बिल्कुल ऊपर, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। मगर जो पिछली तरफ होता है, जो कि एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है जो लटक रहा होता है, अगर आप मुंह खोल के अपना देखें शीशे में, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। पैलेट 2 तरह का होता है। हार्ड पैलेट ये वाला जो छत होती है हमारे मुंह की, और दूसरी तरफ सॉफ्ट पैलेट कौन सा? जो पीछे की जानिब लटक रहा होता है। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर पाई जाती है, टीथ, चीक्स, लिप्स एंड पैलेट।
ओरल कैविटी वो जगह है जहां से फूड की एंट्रेंस होती है। पहली बात आपने याद रखनी, ओरल कैविटी कौन सी जगह है? जहां से फूड की एंट्रेंस होती है। अगर मैं और बताऊं ओरल कैविटी के बारे में, तो इसमें टीथ और टोंग का क्या फंक्शन है? टीथ बच्चों बेसिकली ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन का काम करती है। ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन का, खुराक को चुबाने का काम करती है। टीथ जो होते हैं ना, अडल्ट के अंदर 32 होते हैं और बेबीज के अंदर 20 होते हैं। टीथ की आगे टाइप भी बताता हूं। इंसिजर्स, ये जो मेरे दो दांत है ना, शुरू वाले दो दांत, इनको इंसिजर्स कहते हैं। इंसिजर्स आर फ्रंट और चिसल शेप्ड होते हैं। इनको अगर आप देखें, इनकी जो शेप होती है बाकी सारे दांतों से मुख्तलिफ होती है। इनके ऊपर कुछ इस तरह के दंदाने होते हैं, अगर आप इनको महसूस कर सकें। इसको कहते हैं चिसल शेप्ड। चिसल शेप्ड होती हैं और इनका काम क्या है? इट ग्रैब्स लार्ज पीसेस ऑफ फूड। ये खुराक के बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको तोड़ने का काम करती है। कौन? इंसिजर्स। दूसरे नंबर पे है कैनाइन्स। कैनाइन्स होते हैं ये कोने वाले दांत। कौन शेप्ड होते हैं? कोने वाले दांत कौन शेप्ड होते हैं? कैनाइन्स। यूजफुल इन ग्रैस्पिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड। ये खुराक को पकड़ने के लिए और उसकी गोश्त की चीड़ फाड़ करने के लिए कैनाइन्स इस्तेमाल होते हैं। ये वाले दांत जो कि जिनके ऊपर यानी कि सुई के तरह के दांत हैं, कॉर्न शेप्ड भी कहते हैं इनको। थर्ड नंबर पे मोलर्स एंड प्री मोलर्स। बच्चों जो बेबी होता है ना, उसके अंदर 12 दांत कैसे काम होते हैं? बच्चों बेबी के अंदर मोलर नहीं होते, मोलर्स कहते हैं दाढ़ों को। बेबी के अंदर प्री मोलर्स होंगे, बेबी के अंदर मोलर्स नहीं होते। इसके अलावा जो अडल्ट होंगे उनके अंदर मोलर्स भी होंगे और प्री मोलर्स भी होंगे। जो आखिरी मोलर होता है ना, जो आखिरी हमारी दाढ़ होती है, उसको विजडम टूथ भी कहते हैं, जो कि क्या है? एक वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंट हो गया अब। अच्छा बच्चों, मोलर्स और प्री मोलर्स का फंक्शन क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर ग्राइंडिंग। मेन जो ग्राइंडिंग का काम है वो मोलर्स और प्री मोलर्स ही करते हैं। टोंग की आगे बात कि हमारी जुबान क्या काम करती है? टोंग जो है वो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, यानी कि टोंग सेंस करता है फूड को। मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है, इसलिए ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है। नंबर 2, टोंग के ऊपर ना रफ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको पैपिले कहते हैं। इन पैपिले के अंदर बच्चों टेस्ट बड्स होते हैं जिसकी वजह से हम खुराक को डिटेक्ट कर सकते हैं, फूड का टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं इन टेस्ट बड्स की मदद से। नंबर 3, यूजफुल इन हैंडलिंग एंड सिलेक्शन ऑफ फूड। टोंग यूजफुल है इन पुशिंग बैक फूड, यानी कि गले की तरफ या एसोफेगस की तरफ खुराक भेजने के लिए टोंग का अहम रोल है क्योंकि ये उसको पुश करती है, डिस्प्लेस करती है। अच्छा बच्चों, फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी पढ़ते हैं। ओरल कैविटी के ना बेसिकली 4 फंक्शन हैं। नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड को सिलेक्ट करना। फूड की सिलेक्शन कैसे होती है? उसको देखा जाता है, उसको सूंघा जाता है, उसको चखा जाता है। नंबर 2, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, यानी कि खुराक को चबाना। नंबर 3, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है खुराक को मॉइस्चर करना और उसको निगलना। नंबर 4, एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन का मतलब है सिलिवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि खुराक के ऊपर एक्ट करेगा और एमाइलेज एक्ट करेगा किसके ऊपर? स्टार्च के ऊपर, और उसको ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? ग्लाइकोजन के ऊपर, माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करेगा उसको। अच्छा बच्चों, ये जो 2 फंक्शन है ना, सिलेक्शन ऑफ फूड तो मैंने आपको बता दिया कि साइट, स्मेल एंड टेस्ट। कौन से 3 पॉइंट? साइट, स्मेल एंड टेस्ट। सिलेक्शन ऑफ फूड के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो टोंग ही है। टोंग के टेस्ट बड्स होते हैं, इसलिए ये सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद करती है। ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन के अंदर हमारे टीथ हेल्पफुल होते हैं। ये जो 32 टीथ पढ़े हमने, ये हेल्पफुल होते हैं ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन के अंदर, खुराक को चबाने के अंदर। अच्छा, ये जो लुब्रिकेशन है ना और एंजाइमेटिक डाइजेशन है, ये दोनों काम हमारा सलाइवा करता है या हमारा थूक करता है। सलाइवा ये काम कैसे करता है? सलाइवा बच्चों सिक्रीट कहां से होता है? इस ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ओरल कैविटी के अंदर 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 3 ग्लैंड्स। उन 3 ग्लैंड में से कौन कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड। अच्छा, कहां पाया जाता है? इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, हमारे कानों के बिल्कुल सामने पैरोटिड ग्लैंड पाया जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड एंजाइम एमाइलेज सिक्रेट करता है।
क्या सिक्रेट करता है? एंजाइम सिक्रेट करता है एमाइलेज। ये कोई म्यूकस सिक्रेट नहीं करता। नंबर 2 पे हमारे पास है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहां होता है? हमारे जॉज के पीछे, हमारे ये जॉज के पीछे, जॉज के पीछे पाया जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये क्या सिक्रेट करेगा? म्यूकस और एमाइलेज। यानी कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड सिक्रेट करेगा म्यूकस और एमाइलेज। नंबर 3 पे हमारे पास सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड हमारी जुबान के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, जुबान के बिल्कुल नीचे, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी पर पाया जाता है। ये क्या सिक्रेट करता है? ये म्यूकस सिक्रेट करता है। अच्छा बच्चों, ये सिर्फ म्यूकस सिक्रेट करेगा सबलिंगुअल, और जो सब मैक्सिलरी है बिहाइंड द जॉज पाया जा रहा है, सिर्फ ये वो सलिवरी ग्लैंड है जो कि म्यूकस भी सिक्रेट करेगा और एमाइलेज भी, एंजाइम भी सिक्रेट करेगा। अगर तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाए, जैसा कि मम्स के अंदर होता है जब कान बड़े निकलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड अगर स्वेल कर जाए तो हम इसको पैरोटिडाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर एंजाइम और म्यूकस सिक्रेट हो गया। म्यूकस जो होता है वो क्या होता है? वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इधर मैं जीपी लिख भी देता हूं। म्यूकस क्या है? म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन है। मोस्ट ऑफ द सर्दर सेक्रेशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, नंबर 2 पे मैं देखूं तो हमारे पास फ्रेश सलाइवा होता है। फ्रेश सलाइवा जब सिक्रेट होता है उसकी पीएच 8 होती है, मगर जैसे ही उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो उसकी पीएच जल्दी से नीचे गिरती है और वो 6 पे आ जाती है। यानी कि फ्रेश सलाइवा की पीएच या न्यूली सिक्रेटेड सलाइवा की पीएच 8 होगी, मगर जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करेगा उसकी पीएच 6 पे आ जाएगी। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, आपने याद रखना है। सलाइवा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? सलाइवा के अंदर पहले तो वाटर और म्यूकस पाया जाता है। वाटर और म्यूकस का काम यह है कि वो खुराक को लुब्रिकेट करते हैं, खुराक को लुब्रिकेट करते हैं ताकि फ्रिक्शन हो सके पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, खुराक आराम से गुजर सके। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? इट स्टेबलाइजेस पीएच एंड इट इज एंटीसेप्टिक। ये पीएच को स्टेबलाइज करता है और ये एंटीसेप्टिक भी है। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। अगर खुराक के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है तो उसको लाइसोजाइम किल कर देगा, और लाइसोजाइम भी क्या है? एंटीसेप्टिक है। अच्छा, तीसरी चीज सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज एंजाइम है जो स्टार्च को या ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करेगा इनटू माल्टोस, और यहां पर यानी कि ओरल कैविटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5% और कम से कम 3% डाइजेशन होगी किसकी? स्टार्च की। यानी कि स्टार्च की डाइजेशन इस ओरल कैविटी के अंदर कितनी होगी वो मैं तो लिख देता हूं, ये होगी तकरीबन 3 to 5% डाइजेशन इन ओरल कैविटी। किसकी? स्टार्च की। इसके अलावा किसी चीज की डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की होती है। बच्चों, खुराक जो है उसको सही तरह से बैक्टीरिया से पाक साफ भी कर दिया गया है, उसमें 5% डाइजेशन भी हो गई है। अब अगला अमल क्या है? अगला अमल यह है कि इस खुराक को पीछे धकेल दिया जाए। अच्छा, ये जो खुराक है जिसकी पार्शली डाइजेशन हो गई है, यानी कि जिसमें स्टार्च को हमने माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, इसको हम कहते हैं बोलस। बोलस ये एक इरेगुलर टाइप सफियर होता है, इरेगुलर टाइप सफियर, बोलस कहते हैं इसको। इरेगुलर सफियर होता है जो कि हम अब पीछे को धकेलेंगे, किसकी मदद से? टोंग की मदद से। बच्चों, इसके बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं जी गले वाली साइड को, गले वाली साइड पे जो स्ट्रक्चर होता है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर वाले ट्रैक्ट का भी और फूड वाले ट्रैक्ट का भी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी फेरिंग्स हिस्सा है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी फेरिंग्स हिस्सा है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगला प्रोसेस है जी स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है निगलना खुराक। इसको डिग्लूटिनेशन भी कहते हैं, स्वेलिंग या डिग्लूटिनेशन। स्वेलिंग क्या होती है? स्वेलिंग का मतलब है खुराक को निगलना। जो बोलस होगा, जुबान ऐसे करके पहले ऊपर की जानी पाएगी, सॉफ्ट पैलेट के साथ टच करेगी और उस बोलस को फिर पीछे को भेज देगी। जो स्वेलिंग होती है शुरू में तो वो वॉलंटरी होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये इनवॉलंटरी बन जाती है, यानी कि इसको पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा नर्व्स के जरिए कंट्रोल करते हैं। हमारे जो दिमाग का हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगेटा, स्वेलिंग को वो कंट्रोल करता है जैसे ही ये पीछे को बैग में पुश होती है। अच्छा, टोंग ने जैसे ही फूड को पीछे पुश किया तो जो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट था, सॉफ्ट पैलेट,
वो क्या करेगा, वो ऐसे था तो वो ऊपर की जानिब हो जाएगा, ऊपर की जानिब होके वो नेजल कैविटी को बंद कर देगा, नेजल कैविटी की ओपनिंग को क्लोज कर देगा, ताकि जो फूड है वो नेजल कैविटी के अंदर एंटर ना हो। अच्छा बच्चों, जो सॉफ्ट कलर था वो ऊपर को हुआ, उसने हमारी नेजल कैविटी बंद कर दी, क्लोज कर दी। अब आगे क्या होगा, आगे पेरिस्टाल्सिस शुरू होगी, जिसको हम इधर देखते हैं। पेरिस्टाल्सिस शुरू होगी। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया कि टोंग से हमने बॉलस जो था वो पीछे को धकेला। पहले जो मूवमेंट थी वो क्या थी, वो वॉलंटरी थी, हमारे कंट्रोल में थी। आहिस्ता आहिस्ता ये इनवॉलंटरी होगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, खुराक जो है वो पीछे की तरफ आई। अब क्या होगा बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एपिग्लोटिस है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो पैसेज वे है जो एयर इस्तेमाल करती है जाने के लिए, एयर जो इस्तेमाल करती है। बच्चों इसके ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। ये क्या है जी, ये है एपिग्लोटिस। और जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, और जो लेरिंग्स की ओपनिंग है इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। बच्चों बेसिकली होएगा क्या, होएगा ये कि जैसे ही फूड नीचे को आएगा, यानी कि सॉफ्ट पैलेट ने तो नेजल कैविटी बंद कर दी, अब खुराक सिर्फ और सिर्फ नीचे जा सकती है। जैसे ही जो हमारा बोलस है, बोलस में ब्लैक से डोनेट कर रहा हूं, इधर से नीचे आएगा बोलस, तो वो एपिग्लोटिस जो है, एपिग्लोटिस ये ढक्कन, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, इट टर्न्स इनटू मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये मोर या लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, मोर या लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो ओपनिंग है, ग्लोटिस है, ये बंद हो जाएगी, इसके ऊपर एक ढक्कन आ जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, जो ग्लोटिस होता है ना, यानी कि ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, ये वाले मसल्स ग्लोटिस के मसल्स ना, अगर वो ऐसे है ना तो वो थोड़े से तंग पड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ग्लोटिस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उन्होंने अपना होल क्या कर लिया, छोटा कर लिया, और उसके ऊपर एक ढक्कन आ गया। अब जैसे ही खुराक अगर एपिग्लोटिस के ऊपर गिरी भी तो वो डाइवर्ट होके इधर आ जाएगी। इधर हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ इधर हमारे पास है एसोफेगस। इधर हमारे पास है एसोफेगस। ये क्या है हमारे पास, एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, एसोफेगस एक नाली है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती। इसका काम क्या होता है, मुंह से खुराक को स्टमक की तरफ लेके जाना। अब ये बोलस जो था वो एपिग्लोटिस पे आगे लगा, और एपिग्लोटिस से वो डाइवर्ट होके कहां आ गया, एसोफेगस के अंदर। अच्छा बच्चों, इधर एक तीसरा अमल भी होगा। वो तीसरा अमल क्या होगा, जो हमारे पास लेरिंग्स होता है या वॉइस बॉक्स भी जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, यानी कि एसोफेगस ये है, लेरिंग्स ये है, लेरिंग्स थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, ऊपर को मूव करेगा। इसकी वजह से भी यही होगा कि जो खुराक होगी वो ग्लोटिस के अंदर या लेरिंग्स के अंदर, इस पैसेज वे के अंदर, एयर पैसेज वे के अंदर एंटर नहीं हो सकेगी, ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं हो सकेगी, और खुराक सीधा किसके अंदर जाएगी, एसोफेगस के अंदर। इसको मैं नेमिंग दे दूं एसोफेगस, और ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। ये था हमारे पास बोलस। क्या था ये, बोलस, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था, डाइवर्ट हुआ एपिग्लोटिस से, और ग्लोटिस जो थी वो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हुई, एपिग्लोटिस ऊपर ढक्कन आया, जो बोलस था वो भाग गया किसके अंदर, एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस की जो हमारे पास लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और ये करेगी क्या बच्चों, इसके अंदर एक मूवमेंट होगी जिसको हम कहते हैं पेरिस्टॉल्सिस। क्या कहते हैं उस मूवमेंट को, पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस होती क्या है, पेरिस्टॉल्सिस इज बेसिकली contraction and relaxation of
सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। बच्चों जो पेरिस्टालसिस है ना, वो माउथ के मुंह के पीछे से शुरू होगी और वो एनस तक जाएगी, सिग्मोइड कॉलन तक जाएगी। रेक्टम के अंदर कोई पेरिस्टालसिस नहीं होती, ये सिर्फ सिग्मोइड तक जाएगी। यानी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू सिग्मोइड कॉलन। अच्छा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक लेयर है। यानी कि जो हमारे पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की लेयर क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, फूड को नीचे लेके जाते हैं स्टमक की तरफ। यहां पर जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और यहां पर रिलैक्सेशन हो रही है, यहां पर भी बोलस है, यहां पर भी बोलस है। यहां पर क्या हो गया जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यहां पे क्या हो गया, रिलैक्स हो गए। इस तरह ये एक लेयर शुरू होती है जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, जो खुराक को नीचे की जानिब लेकर जाती रहती है। पेरिस्टालसिस का बच्चों हमारे पास एक उल्ट प्रोसेस भी है जिसको हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, फूड पुशेस बैक फ्रॉम स्टमक या डोडेनम। स्टमक या डोडेनम से जो हमारी खुराक थी वो पीछे की जानिब, मुंह की जानिब आ गई और हमें वॉमिटिंग होगी। इसको क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस। यानी कि पेरिस्टालसिस जो थी वो उलट हो गई, पेरिस्टालसिस उल्टी पड़ गई और एंटी पेरिस्टालसिस रिजल्ट्स इनटू वॉमिटिंग। इसकी वजह से हमें वॉमिटिंग होती है। एंटी पेरिस्टालसिस किस वजह से हो सकती है कि खुराक खाने के बाद लेट जाना या चक्कर ना काटना या आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली हो। अच्छा बच्चों, ये तो होगी एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस के अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसको हंगर पैंग्स कहा जाता है। हंगर पैंग्स भी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ही होती हैं, जिसको हम इधर देख लेते हैं। क्या प्रोसेस है, हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स क्या होती हैं? हंगर पैंग्स बेसिकली जिसको आप कहते नहीं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वही वाला हिसाब है हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स आर एक्चुअली क्या होती हैं, ये भी क्या होती हैं, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। इन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और ये कब राइज होती हैं, 12 to 24 आवर्स आफ्टर अ मील। खाना खाने के 12 से 24 घंटे के बाद ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आती हैं और ये हंगर पैंग्स बताते हैं कि भाईजान अब कुछ खा लीजिए, अब हमें भूख लग गई है। इसको हम कहते हैं हंगर पैंग्स। ये भी क्या होती हैं, ये भी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि जिस्म को खुराक की जरूरत है। बच्चों आज हमने कंप्लीट कर लिया पेरिस्टालसिस तक। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे खुराक का अगला सफर कि खुराक अब स्टमक में पहुंच गई है और इसने स्टमक से आगे कहां जाना है। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।